multiple allele. Multiple allele are produced due to repeated mutation. म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल एलील का निर्माण होता है. किसकी वजह से? म्यूटेशन अपन आगे पढ़ेंगे. ह्यूगो डुब्रीज ने दिया था जो आयनोथेरा लेमार्कियाना प्लांट में दिया था, उसका पूरा स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन, रिपीटेड म्यूटेशन, रिपीटेड म्यूटेशन, पहला तो ये. और दूसरा क्या होता है? एक मिनट में पानी पी लूं. दूसरा होता है मल्टीपल एलील. मल्टीपल का एलील का मतलब क्या होता है? एलील का मतलब समझते हैं अपन, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, एक, दो या दो से ज्यादा. तो मोर देन टू एलील ऑन सेम जीन. किसी एक सेम जीन पे दो से ज्यादा एलील का प्रेजेंस होना मल्टीपल एलील कहलाता है. तीसरा, अकर्स ऑन सेम लोकस ऑफ एलील या फिर जीन. अकर्स ऑन सेम लोकस ऑफ एलील या फिर जीन. ठीक है. अब मैं बताऊं ये क्या लिखा है मैंने. ये तीनों की पॉइंट लिखे हैं, जो बस आपको मल्टीपल एलील में ये 3 की पॉइंट याद रखने और कुछ भी फालतू की चीज याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट क्या है? किसकी वजह से बनता है मल्टीपल एलील? ड्यू टू रिपीटेड म्यूटेशन. कहाँ मिलता है? अकर्स ऑन द सेम लोकस ऑफ जीन, सेम जीन लोकस पे बनता है. तीसरा, मोर देन 2 एलील्स ऑन सेम जीन. ये तो यार नाम ही बता रहा है, इसको तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. अब ये मल्टीपल एलील के जो एग्जाम्पल्स है ये इंपॉर्टेंट है. पहला है ब्लड ग्रुप. दूसरा है कोट कलर इन रैबिट. मैं उसका बता रही थी ना, ये इसका है. आप भी मेरी तरह ना भूल मत जाना, क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं देने, आपको एग्जाम देने हैं. ठीक है. तो वो कोट कलर इन कैटल था कोडोमिनेंस में, ये है कोट कलर इन रैबिट. फिर तीसरा है आई कलर इन ड्रोसोफिला. अब बच्चा मैं एक चीज लिखाऊंगी जो याद रखनी है आपको. मैंने बोला ना कि 1-2 से ज्यादा एलील होती है, तो उन तीनों में कितनी एलील होती है इस प्रोसेस को दिखाने के लिए कितनी एलील होती है? इसमें होती है 3 एलील, इसमें होती है 4 एलील और इसमें होती है बच्चा 15 एलील. लिख लेना, आ जाता है एग्जाम में कई बार. ब्लड ग्रुप में होती है 3 एलील. 3 एलील कौन कौन सी होती है? ए बी ए बी, ये 3 एलील होती है. कोट कलर इन रैबिट वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में निकाल दिया था, समझ में अब पढ़ने को जरूरत नहीं है, बस अपन को ये याद रखना है कि 4 इसमें होती है और 15 एलील होती है. आई कलर इन ड्रोसोफिला. ठीक है. अब अपन को डिटेल में पढ़ना है, किसका? ब्लड ग्रुप का पढ़ना है. ठीक है. तो मैं ये वाला पोर्शन मिटाती हूँ. ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए एलील होता है, फिनोटाइप होता है, ठीक है, और तीसरा होता है जीनोटाइप. ये कितने कितने होते हैं अभी बताते हैं. एलील तो अपन ने अभी बता दिया था 3 होते हैं कि 3, और ये अपन को भी पता चल जाएगा कितने कितने होते हैं. ठीक है. अब मैं इस पेन से दिखता नहीं है तो दूसरे वाले से लिखती हूँ. फिनोटाइप
एंटीजन और जीनोटाइप। अब बात होती है अपनी फिनोटाइप की। फिनोटाइप मतलब बाहर से अपीयरेंस वाले। अपीयरेंस में अपन को पता है ए बी और ओ, 4 तरह के फिनोटाइप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो यहां लिख दूं मैं 4 ए बी और ओ, पता है ना? ठीक है। अब इसके एंटीजन कौन से बनेंगे? ए का एंटीजन बनेगा एंटी ए, दूसरे का बनेगा एंटी बी, तीसरे का बनेगा एंटी ए बी और इधर एंटीजन बनेगा ही नहीं, नो। ठीक है। अब जीनोटाइप के लिए मैंने बताया था सुपरस्क्रिप्ट चीज समझते हो? सुपरस्क्रिप्ट मतलब आई या के ऊपर में अगर ए लिख दूं तो ये होता है अपना सुपरस्क्रिप्ट। तो हमेशा ब्लड ग्रुप की नेमिंग रिप्रेजेंटेशन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा ए का, फिनोटाइप ए का जीनोटाइप बनेगा तो वो बनेगा आई ए और आई नोड। ये नोड क्या होता है? नोड होता है यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म। रिसेसिव फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे आई नोड लिख रखा है अपन ने। यहाँ पे बनेगा आई बी आई नोड। समझ रहे हो? हाँ, एक फॉर्म तो मैंने बना दी। ये मैंने बनाई हेटेरोजाइगस वाली बनाई है। देखो तो हेटेरोजाइगस बनाई है तो मैंने डोमिनेट भी तो बनाऊंगी ना। डोमिनेट में क्या होगा? आई ए और इधर डोमिनेट में क्या बनेगा? आई बी और आई बी। आई बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा बताओ। तीसरा में सिर्फ एक बनेगी आई ए बी, क्योंकि यहां पे चांस ही नहीं है ना तीसरे नोड को लाने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। अब चौथा के लिए आई नोड। अब पता है ना यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? डोनर है अपना ओ और एक्सेप्टर है अपना ए बी क्यों एक्सेप्टर है, मतलब डोनर क्यों डोनर है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की एंटीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई एंटीजन नहीं बनाएगा ये आरबीसी की सरफेस पे। ये से जो एंटीजन्स बन रही है ना, ये आरबीसी की सरफेस पे बन रही है। तो यहाँ पे कोई भी सरफेस पे एंटीजन नहीं होगी। तो डोनर एज ए डोनर मतलब इसका ब्लड किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी वाली रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन नहीं बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर होएगा ए बी। आई बात समझ में? चलो ये हो गया। ये मैंने पढ़ लिया मल्टीपल एलील। अब एक बताओ जीन इंटरेक्शन में मैंने क्या बोला था? जीन इंटरेक्शन 2 तरीके का होता है, इंट्राजेनिक इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक का अपन पढ़ रहे हैं। इंट्राजेनिक का ही एग्जाम्पल था अपना कौन सा? पहला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा था कोडोमिनेंस, तीसरा था मल्टीपल एलील। अब कोई आपसे पूछ ले कि मल्टीपल एलील के लिए रिक्वायरमेंट होती है 1 जीन, मोर देन 2 जीन या फिर 4 जीन, तो उसका मेरे को आंसर बता सकते हो? याद करो ये जो पहले चार्ट बताया था उसी में छुपा हुआ इसका आंसर। बता क्यों बोलेगा वो? क्योंकि मल्टीपल से देखते ही बच्चा समझ जाता है मल्टीपल मतलब मोर देन 1 या मोर देन 2 मल्टीपल। हाँ, लेकिन यहाँ पे जीन का प्रेजेंस तो एक ही होता है। बताया था मैंने इंट्राजेनिक, ये इंट्राजेनिक का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जीन तो एक ही होगा, एलील 2 हो जाएंगे। समझ में आया? और एलील 2 में मल्टीपल एलील में मोर देन 2 हो जाएंगे एलील। अब नेक्स्ट है अपना लीथल जीन। लीथल जीन इसको बोलते हैं जानलेवा। लीथल का मतलब होता है या तो घातक या फिर जानलेवा। लीथल जीन का जो किसने एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल क्यूनॉट ने किया था। समझ में आई?
ठीक है। अब लीथल जीन क्या होता है? लीथल जीन वो होता है जो अपने, अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में आ गया, होमोजाइगस फॉर्म में आते के साथ में वो एम्ब्रियोनल स्टेज में ही वो अपने आप को डोमिनेट करके जीव की हत्या कर देगा, मार देगा। तो ये बेसिकली 3 तरीके का होता है लीथल जीन, जो आपके शीट में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं भी मेंशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ये फिर आपके लिए चाउजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। तो 3 तरीके का होता है। एक होता है डोमिनेट लीथल जीन, दूसरा होता है रिसेसिव लीथल जीन, तीसरा होता है कंडीशनल लीथल जीन। ठीक है। ये अब क्या होता है डोमिनेट लीथल जीन वो होता है कि होमोजाइगस फॉर्म में आते ही वो अपने आप को, खुद को, मतलब ऐसी प्रोटीन्स, ऐसी जीन्स सीक्रेट करेगा कि वो अपने आप को नाश कर लेगा। दूसरा होता है रिसेसिव फॉर्म में भी तो डोमिनेट होता है ना। जैसे अगर टीटी है, अगर रिसेसिव में भी तो डोमिनेट हो सकता, मतलब रिसेसिव में होमोजाइगस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ की जो बात कर रही हूँ मैं, डोमिनेट की, तो ये वाला हो जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन रिसेसिव फॉर्म में भी अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में आ जाता है तो भी वो जीव की हत्या करने के लिए उत्तरदायी होगा। तीसरा होता है अपना कंडीशनल होता है अपने जो बाहरी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कंडीशनल लीथल जीन का बेसिकली एग्जांपल होता है ड्रोसोफिला के लार्वी होता है कि उनको अगर टेम्परेचर 20 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर देते के साथ में वो लोग अपने आप को सर्वाइव करना बंद कर देंगे, मर जाएंगे, और उससे कम पे रखते हैं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। ये होता है लीथल जीन के 3 तरीके, टाइप्स। लेकिन आपके टाइप्स ना देके एक ऐसे ही एग्जाम्पल में दिया गया है तो बस मैं वैसे ही बताऊंगी, जब नहीं दिया हुआ है तो अपन क्यों उस चीज़ में पढ़े। इसके एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। लो मैं पहला बता देती हूँ इधर। अब आप याद करो कोट कलर में कितने में बता दी मैंने। पहला बताया था मैंने कैटल में बताया था जो कोडोमिनेंस का था। फिर मैंने बताया था कोट कलर इन रैबिट जो मल्टीपल एलील का था, और फिर था कोट कलर इन माइस। फिर दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया का भी मैं लास्ट में पूछूंगी आपको कि कितनी जगह पढ़ लिया आपने सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल तो मैं लिख दे रही हूँ, और भी है इसकी एग्जाम्पल, 2 तो मैं लिख दे रही हूँ। कोट कलर इन माइस, इसमें ये होता है कि, एक मिनट, येलो और ब्राउन, येलो और ब्राउन, ये 2 तरीके के चूहे होते हैं। येलो ये डोमिनेट फॉर्म और ब्राउन ये फॉर्म। ठीक है। अब इनकी सेल्फिंग करवाएंगे ना तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। करवा दी, ये रिजल्ट आएगा अपने पास में। ठीक है। अब आपको मेरे को कोई बता सकता है कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, फिनोटिपिक रेशियो क्या हुआ? इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो को अगर मैं 1:1, 1:2:1 लिखूँ तो गलत होएगा कि सही होएगा? गलत होएगा कि सही होएगा? बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो सिर्फ 2:1 होता है। क्यों? क्योंकि ये तो जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में होते ही ये मर जाएगा, एम्ब्रियोनल स्टेज में मर जाएगा। यही खासियत होती है लीथल जीन की कि होमोजाइगस फॉर्म आते के साथ में ही ये अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो ये यहाँ पे 2:1 हो जाएगा इसका रेशियो। इसी तरीके से यहाँ पे होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जो प्रोटीन जो एलील होती है उसको HbS से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल प्रोटीन होती है एलील होती है उसको HbA से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इधर भी दूसरी लेते हैं HbA। तो अब अगर इसको अपन सेल्फिंग करवाएंगे, तो क्या निकलेगा सेल्फिंग में? HbS
HBS, HBS, HbA, HbS, ये निकला। अब इसका भी कोई बता सकता है मुझे रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 लिख दूं? नहीं, क्योंकि ये फॉर्म आते ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लीथल जील की खासियत है जैसे ही होमोजाइगस कंडीशन में आया, खत्म, ऑर्गेनिज्म ही खत्म। तो ये 2:1, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया की एक चीज, ठीक है, ये हो गया, ये चलो ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई है आपको। सिकल सेल एनीमिया की एक और खासियत है जो मैं आगे वाले में बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। अब ये 2:1 हो जाता है। और इसी तरह से है ना, गोल्डन और गोल्डन और ग्रीन कलर में भी होता है लीफ कलर का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, दो मैंने ये दोनों इसीलिए करवाया है आपको। अब आपका अपना आता है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन को आप रिकॉल कर पा रहे हो? प्लियोट्रोपिक जीन कौन सी थी? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो प्लियोट्रोपिक जीन कौन सी थी? मैं बताती हूँ। प्लियोट्रोपिक जीन, प्लियोट्रोपिक जीन कैसी थी? ये वो जीन है जो एक ही जीन दो से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रही थी। याद करो जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। 7 कैरेक्टर्स में स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स जो थे, सीड कोट मतलब अपना कोटिलिडीन का कलर और अपना फ्लावर का कलर, दोनों कलर को एक ही जीन कंट्रोल कर रही थी, नियंत्रित कर रही थी, तो वो था अपना प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है। तो ऐसी जीन जो एक से ज्यादा वाली कैरेक्टर्स को डिफाइन करे, अफेक्ट करे, तो वो होती है प्लियोट्रोपिक जीन। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? मोर देन 2 कैरेक्टर कंट्रोल मोर देन 2 कैरेक्टर, ठीक है। कंट्रोल मोर देन 2 कैरेक्टर, ये होती है प्लियोट्रोपिक जीन। अब प्लियोट्रोपिक जीन के भी इंपॉर्टेंट 2 है, 1 मिनट, कौन सा है इसके? तो सिकल सेल एनीमिया है, दूसरा है ड्रोसोफिला। मैं यहीं पे लिख देती हूँ। पहला है सिकल सेल एनीमिया। अरे यार ये पेन नहीं चलता बार। पहला है अपना सिकल सेल एनीमिया, और दूसरा है अपना ड्रोसोफिला में जो विंग जो पंख है उसको कंट्रोल करने वाली जो जीन है ना, वो प्लियोट्रोपिक होती है। तो वो फिर क्या क्या इन ड्रोसोफिला मैं लिख देती हूँ। इन ड्रोसोफिला जो पंखों को कंट्रोल करने वाली, पंख के एनलार्जमेंट को कंट्रोल करने वाली जीन है, वो प्लियोट्रोपिक होती है। तो वो क्या क्या देख लेती है? वो प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड, विंग, प्रोडक्शन ऑफ एग, लॉन्गेविटी मतलब बॉडी कितनी बड़ी है, और एक चीज और देखती है लॉन्गेविटी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो ड्रोसोफिला की विंग को कंट्रोल करने वाली, पंखों को कंट्रोल करने वाली जो जीन है, एलील है, वो ये 3 कैरेक्टर्स को और कंट्रोल करती है, इसलिए इसको प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया के लिए जो कंट्रोल करने वाली ये एलील है, ये एक से ज़्यादा चीज़ों को अफेक्ट करती है। वो क्या करती है? वो ब्रेन,
लीवर और किडनी, इन पे हार्मफुल अफेक्ट करती है, तीनों पे हार्मफुल अफेक्ट करती है। और दूसरी चीज जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, उसके लिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जो होने वाला मलेरिया है उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाती है। रोग प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाती है, मतलब जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, जिस एरिया में, वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आराम से ग्रो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उस बॉडी के अंदर अपने आप रेजिस्टेंट प्रोवाइड है किसके खिलाफ, प्लाज्मोडियम, मतलब वहाँ पे मलेरिया के पेशेंट्स भी ज़्यादा होंगे, ऐसा है वहाँ पे, ठीक है। वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आराम से ग्रो कर सकता है वहाँ पे। बात समझ में आई? ये अपन ने सारी चीज़ें अभी तक जो पढ़ी है, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बारे में होगा। आई होप आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। चीज़ें मैंने एक चीज़ बता दी आपको, ये सब चीज़ें सिर्फ पूछी जाती है रेशियो, एग्जाम्पल और किस में हो रहा है, और इसका कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ये 3 चीज़ें ही पूछी जाती है। तो मैंने बेसिकली बोर्ड पे वो 3 चीज़ें ही मेंशन की है, इधर उधर की बकवास नहीं मेंशन की है मैंने, तो ये चीज़ें यही पढ़नी है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।